बीच मेरे सहयोगी ने पंकज चौधरी से बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी। सर, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसको लेकर चर्चाएं काफी समय से चल भी रही थी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसको लेकर बात भी कही थी। जो न्यू रिफॉर्म्स हुए हैं, सिंपल भाषा में देश की जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो न्यू रिफॉर्म हुए, एक तो काम करने में आसानी होगी, उसको सरलीकरण किया गया है ताकि जो 4 स्लैब थे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते थे, उसको अब 2 स्लैब में किया गया है। और इस परिवर्तन से अगर आप देखें तो आम जन की चीज़ें सब पे कहीं ना कहीं छूट दी गई है, सस्ती की गई है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी, कई अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, कई स्टेक होल्डर से आप लोगों ने इसकी राय ली। कल जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो आपको क्या लगता है कि इससे असर आगे आने वाले समय में इकोनॉमी पे क्या होगा? निश्चित तौर से इकॉनमी, कहीं ना कहीं आप देखें तो अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था होती है कि अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की चीज़ें सस्ती होंगी, खरीद की ताकत बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था इसमें कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। क्या जरूरत लगी, क्या आपको लगा कि रिफॉर्म्स अब करने की जरूरत है? ये अब नहीं, बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि नहीं साहब, 8 साल हो चुका है और अब पूरा युग बदल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन रिफॉर्म होना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके उन्होंने, भारत सरकार ने एक प्रपोजल जीएसटी काउंसिल को, गवर्नमेंट ने, और उसमें सभी स्टेट के हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री उस बैठक में सम्मिलित थे, सबने सर्वसम्मति से उसको पारित किया। सर, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसका फायदा होगा, इकोनॉमी में इसका असर ज़्यादा बेहतर होगा। हम इस पर राजनीति होते हुए भी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब तक क्यों नहीं किया सिंप्लीफिकेशन, मांग जो शुरुआत से हम लोग कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, अब विपक्ष को कहने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। कुछ भी आप कर लीजिए तो उनका लाया हुआ है, जीएसटी उनका लाया हुआ था लेकिन लागू नहीं कर पा रहे थे। मोदी जी आए तब वो लागू हुआ, उसका रेट पहले से तय करना था, तो उनको कहने का उनका आज़ादी है, वो कह सकते हैं। लेकिन ये सत्य है कि कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन रिफॉर्म के रूप प्रधानमंत्री जी का जो विजन होता है, उसके तहत उन्होंने एक प्रपोजल काउंसिल के सामने रखा, काउंसिल ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। तम्बाकू पर भी अपनी राय कांग्रेस पार्टी रख रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से सिन गुड है, ये आप भी जानते हैं कि उस पर तो टैक्स कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको सिन गुड के रूप में रखा गया। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण जी, जिस तरीके के रिफॉर्म्स की बात हो रही है, क्या एक ठंडी हवा का झोंका इसे माने? क्योंकि लगातार इनकी मांग तो चली रही थी, लेकिन अगर 2 कैटेगरीज में मैं इनको डिवाइड कर दूं, एफएमसीजी गुड्स और जो खाद्य सामग्री है, जिसमें कई पर 5% से 0% कर दिया गया है, कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिसमें 12-18% था वो 5% पर आ गया है। क्या इनका दायरा काफी है या फिर इसमें और इंक्लूजन हो सकते थे? देखिए, ये जो किया जा रहा है रेट कट, वो इसलिए किया जा रहा है कि हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़े। तो इस समय ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से हमको डिमांड बढ़ाना इतना जरूरी हो गया? वो था कि अगस्त 6 को ट्रंप साहब ने ऑर्डर पास किया कि 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा भारत के एक्सपोर्ट पे जो अमेरिका में जाता है। तो उससे 4.4 लाख करोड़ का जो हमारा एक्सपोर्ट था उस पर असर पड़ने वाला था। तो ये कोशिश है कि टैरिफ, ये जीएसटी रेट कट से करीब 1,40,00,000 करोड़ का फायदा पहुंचे आम आदमी को और उसकी डिमांड थोड़ी बढ़े। पर आप ये सोचें कि 1,40,000 करोड़ रुपए का जो इस अनुमान लगाया गया 2023-24 के आधार पे, वो 4.4 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके हिट को कॉम्पेंसेट पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ये जो टैरिफ का जो जीएसटी का कट हुआ है वो संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचाएगा। असंगठित क्षेत्र पे तो वो था ही नहीं जीएसटी, तो हमारी जो डिमांड है वो संगठित क्षेत्र पे बढ़ जाएगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र को जो है, जो 45% उत्पादन करता है, उसकी तरफ इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। जबकि हमें जो चाहिए था वो कि हमारा रिफॉर्म होगी, आम आदमी जो 46% लोग किसानी में काम करते हैं, जो 48% लोग माइक्रो सेक्टर में काम करते हैं, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन जो वो सामान खरीदते हैं वो तो संगठित क्षेत्र से नहीं खरीदते, वो तो असंगठित क्षेत्र से खरीदते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब डिमांड पे जो हमें असर डालना चाहिए वो तभी आएगा जब हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे और संगठित क्षेत्र की तरफ सिर्फ नहीं सोचेंगे। ठीक है, संजय जी से इसका जवाब देते हैं। और चाहिए रिफॉर्म। संजय जी, कंजम्पशन बढ़ाना सबसे बड़ा फोकस था, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो ये बढ़ जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंजम्पशन कैसे बढ़े, किस तरीके से उनको इसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए किस तरीके के प्रावधान होंगे? नेहा जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरह से फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जाए,
इसके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कदम उठाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया करी है कि छोटे बिजनेसेस हैं जो जिनको कम टैक्स पास करना है उनको ऑटोमेटिक बेसिस पे 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो इससे नए जो पुराने जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने में और फॉर्मल इकोनॉमी में आने का एक मौका मिल रहा है। और सरकार की यही कोशिश है कि धीरे धीरे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मलाइज हो, और जैसे जैसे फॉर्मलाइज होता जाएगा तो उनको भी वो लाभ मिलेगा जो अभी फॉर्मल इकोनॉमी को मिल रहा है, फॉर्मल सेक्टर। 3 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं, राज्य वित्त मंत्री, सुनिए। कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए, काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट रेशनलाइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ 5 और 18। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। सो काफी बड़ा बदलाव हुआ है, इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से घाटा तो उसको कैसे भरपाई हो गई? देखिए सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी थी, बहुत सारे राज्यों ने यही बताया था कि हमारा जो लॉस हो रहा है, जैसे पहले 5 साल कंपनसेशन सेस मिला, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है स्टेटों का उसको हम कंपनसेट कर सके, या हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की हमने बात करी थी पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। झारखंड का कंसर्न इतना ही है कि हाँ ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात हुई है उसमें झारखंड को सीमेंट के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 2000 करोड़ रुपए का लॉस होगा प्रत्येक वर्ष, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, कंज्यूमिंग स्टेट झारखंड नहीं है, तभी ये नुकसान होगा। हम लोगों ने मांग किया है, मैंने मांग किया कि आप झारखंड को 2000 करोड़ रुपए की भरपाई